ये बेटा एक सिचुएशन दी हुई है, एक यूनिफॉर्म चेन है जो किसी टेबल के ऊपर लाई कर रही है एंड इसका कुछ पोर्शन जो है वो हैंग कर रहा है। टोटल जो इस चेन की लेंथ है, लेट अस से कि इस चेन की टोटल लेंथ जो है वो है L, और जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसकी लेंथ है L/N, कैन बी L/3, L/2, L/4, इस तरह से। nth portion is hanging down, hanging from the one end of a table। ठीक है, हमने पहले एक सिचुएशन डिस्कस करी हुई है कि कितनी चेन हम यहां मैक्सिमम हैंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के बेसिस पे भी और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि इस हैंगिंग पोर्शन को वापस टेबल पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। कैलकुलेट द वर्क डन in bringing the hanging portion back on the table। इस हैंगिंग पोर्शन को वापस टेबल में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। बेटा जब भी ये बोला होगा ना यूनिफॉर्म चेन, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी लेंथ के। मतलब इसकी लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है कि 1 सेंटीमीटर का मास अगर 2 ग्राम है तो 2 सेंटीमीटर का 4 ग्राम होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का 6 ग्राम होगा, ऐसे। तो इसलिए अगर हम ये बोलें कि इसकी जो हैंगिंग लेंथ है वो 1/nth है, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो हैंगिंग मास है, अगर टोटल मास, इफ टोटल मास is m, then mass of hanging portion is m/n। मास डायरेक्टली अगर हाफ लेंथ है तो हाफ मास, अगर 1/4 लेंथ है तो 1/4 मास, और अगर 1/nth लेंथ है तो 1/nth ऑफ टोटल मास। ठीक, ये जो 1/nth मास है, ऐसे में अगर मान लूं कि ये वाला मास कितना है, ये वाला मास है m/n। इस मास का सेंटर होगा बेटा यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा सेंटर में, क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि यहां पर एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास कितना है m/n, इस पूरी लेंथ का मास कितना है m/n। तो इसके सेंटर को कितना ऊपर लेके जाना है, अगर ये L/n टोटल लेंथ है तो इसका हाफ कितना हो गया, बोलो। इसका हाफ ये वाला, मतलब जो हैंगिंग ये L/n है, तो मास तो यहां कॉन्सेंट्रेटेड है सारा, तो ये वाली लेंथ कितनी है, हाफ ऑफ L/n, है ना। 2/L/n नहीं लिखना, 2L/n नहीं, L/2n इज द हैंगिंग, इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हैंगिंग लेंथ। हैंगिंग पोर्शन जो है उसका सेंटर ऑफ मास इस एज से इतना दूर है। देखिए वर्क क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो वर्क होता है mgh। यहां देखो हमने किसको लिफ्ट करना है, इस चेन को जो हैंगिंग है, और इस हैंगिंग चेन का मास कितना है m/n। g तो g ही लेना, और h कितना लेंगे, ये वाला सेंटर से एज का जो डिस्टेंस है, h कितना लेंगे L/2n। so it will be equal to mgl divided by 2n square। ठीक है, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। द ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज n। अगर 1/10 पोर्शन हैंग कर रहा है तो यहाँ 100 आएगा 10 का स्क्वायर। अगर 1/3 पोर्शन तो m हो गया टोटल मास, l हो गया टोटल लेंथ, g तो 9.8 है, ये 2n स्क्वायर
एक n तो लेंथ का था, सॉरी मास का था m/n, और दूसरा n लेंथ वाला है, बट लेंथ पूरी थोड़ी ना मूव करनी है, इसको यहां ले जाना है, इसको यहां ले जाना है, इसको यहां ले जाना है, सबका डिस्टेंस अलग अलग है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं ये पूरी चेन ऐसे तो लीनियर है ना, हम इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेंगे, और मास तो m/n लेंगे, लेकिन पॉइंट मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पोर्शन को यहां ले जाना है, और देखो इस पोर्शन को बिल्कुल मूव नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी एज पे है, इसको आधा मूव करना है, इसको आधे से ज्यादा, इसको आधे से कम, तो हम इसलिए क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्म चेन है तो एवरेज हो गया सेंटर, अर्थमेटिक मीन लेके, ठीक है। इसको 0 मूव करना है, इसको l/n मूव करना है, ऐसे समझो। तो 0 से लेके l/n हम क्या ले लेंगे, 0 + l/n डिवाइड बाय 2, तो बन गया l/2n। ये सिंपली मैंने बोला आपको, सिंपल तरीके से करो, इसकी हाफ लेंथ फाइंड कर लो, जहां सेंटर कंसंट्रेटेड है तो h की जगह वो ले लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, W इक्वल्स टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग द हैंगिंग पोर्शन, W इक्वल्स टू mgl/2n²। बुक के क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ये हमारी 6th एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। मैं पहले कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेता हूं जो टॉपिक अभी चल रहे हैं उनकी बात करते हैं। पहले 16 से स्टार्ट कर रहा हूं, रिवर्स चलूंगा मैं। टू आइडेंटिकल ball bearings in contact with each other and resting on a frictionless table are hit head on by another। दो बॉल्स हैं, एक दो कांटेक्ट में है, और एक तीसरा बॉल यहां से आ रहा है। इस तीसरे बॉल की वेलोसिटी v है। क्वेश्चन आपके सामने होगा बेटा, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन अगर इलास्टिक है तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है, पहला वाला रुक गया, दूसरे दोनों v/2 से चलने लगे, पहला और दूसरा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं सारी फिगर्स नहीं बना रहा। अगर ये बॉल m मास दोनों रेस्ट में है, ये v वेलोसिटी से आया, उसके बाद पहला वाला रुक गया और दूसरा और तीसरा v/2 से चले, या पहला और दूसरा रुक गए और तीसरा v से चला, या तीनों इकट्ठे होकर v/3 से चलने लगे। कब, अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो। देखिए इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम तो सभी में कंजर्व होता है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन पे नहीं करना। अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन पे करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, जैसे बिफोर कोलिजन मोमेंटम है m × v, पहले ऑप्शन में आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हुआ 2m × v/2, mv हो गया, दूसरे में m × v हो गया, और तीसरे में 3m × v/3। मोमेंटम तो कंजर्व है ये तीनों में, तीनों जो ऑप्शंस हैं उन तीनों ऑप्शंस में मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। लेकिन ये बोला है कि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी वैलिड होना चाहिए। तो लेट अस सी पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m × v²। तीनों ऑप्शंस की काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताऊंगा। KF1 फर्स्ट में क्या है काइनेटिक एनर्जी, पहला बॉल रुक गया और दूसरे दोनों v/2 से चलने लगे, 1/2 दूसरे दोनों हैं इसलिए 2m, v/2 से कॉमनली मूव कर रहे हैं, तो क्या ये इसके बराबर आएगा, mv²/4 आएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में पहला और दूसरा रुक गए, लेकिन तीसरा वाला जो है वो KF2, तीसरा वाला चल गया 1/2 mv², ठीक है। ये तो दिख रहा है, देखते हैं तीसरा वाला है या नहीं, KF3, तीसरे केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तीनों बॉल्स इकट्ठे हो गए तो मास हो गया 3m और वेलोसिटी v/3 है, सो v/3 का स्क्वायर, तो ये 3/2 mv²/9, तो दैट विल बी इक्वल टू mv²/6।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तीनों जो ऑल्टरनेट थे उनकी कैलकुलेट कर ली। नाउ सिंस इट इज गिवन कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। सो इफ दिस इज द क्वेश्चन, द आंसर इज दिस। सेकेंड वाला जो है दैट इज द करेक्ट। ठीक है, बुक पे निशान नहीं लगाने। Question number 15. A pump on ground floor of building can pump water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. Volume is 30 meter cube और उसको फिल करने में टाइम कितना लगा? 15 मिनट लगे। If the tank is 40 meter above the ground, means height of the tank is 40 meter. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of pump is 30%, efficiency को eta से represent करते हैं, 30% means 30 by 100, 0.3. ठीक है, मैं आऊंगा efficiency पे, अभी जो given है वो लिख रहा हूँ। How much electric power is consumed by the pump? PE कैलकुलेट करो। बेटा किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी होती है कि हमने उसको एनर्जी दी कितनी या पावर दी कितनी और हमें मिली कितनी। जैसे एक मोटर है, वो मोटर का काम क्या है, जो पानी अंडरग्राउंड टैंक में है उसको ओवरहेड जो टैंक है वहां पहुंचाना है। बट वो मोटर अपने आप तो काम नहीं करेगी, वी हैव टू स्पेंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मान लो हमने इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड की 40 जूल और जो एनर्जी उसकी बढ़ी दैट इज ओनली 20 जूल, तो इसका मतलब 20% वेस्टेज हो गई, 20 जूल वेस्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द वायर और इन द फॉर्म ऑफ, तो एफिशिएंसी 50% होती है। ये जो एफिशिएंसी है ना, ये हमेशा नॉट ओनली हेयर, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। जैसे हमने इनपुट सप्लाई किया 100 और मिला आउटपुट 50, तो इसका मतलब एफिशिएंसी इज 50 by 100, दैट इज 0.5, 0.5 मींस 50%। अब हम मोटर क्यों लगा रहे हैं? पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो वर्क कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए mgh, तभी तो होगा जब वो ऊपर चला जाएगा पानी। तो बेटा जो आउटपुट पावर है ना इस केस में, दैट विल बी इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय t। कैसे? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और जब हम किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं वर्क हो गया mgh, पिछले अभी भी देखा था हमने mgh by t। अब यहाँ सब कुछ दिया है, मास नहीं दिया, हाइट दिया है, टाइम दिया है, जी तो 10 ले लेंगे हम, 9.8 भी ले सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, टैंक पूरा भरना है, तो मास से, मास कैसे हम रिकवर करेंगे? वॉल्यूम से। वी नो डेंसिटी, डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैल्यूज बाद में डाल दे, रो वी जी एच बाय टी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, इट इज नाउन। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऐसा ही मैं लिख रहा हूँ, इसलिए 10⁻³ लिखूंगा। कितना डेंसिटी है वाटर का, क्योंकि पानी भरना है ना, 10⁻³। v कितना है? 30। g कितना लूं? 10 ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा। और h कितना है? 40। और टाइम कितना लग रहा है? 900 सेकेंड। मिनट में थोड़ी लेते हैं हम टाइम फिजिक्स में, 900 सेकेंड। इससे हमें आउटपुट पावर मिल गई, कितनी मिली? ये 30 इंटू 30 होता है 900। फिर ये एक 0 और गया इधर, तो 4/3 इंटू 10⁻⁴ कितना? 10⁻⁴ है ना? देख लो एक बार, चेक कर लेना। 1 4, ये 4 आ गया, 3 तो है ये। ये आउटपुट पावर है।
इनपुट पावर हमने कैलकुलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर जो सप्लाई की थी वो कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी 0.3 है, तो अब इसमें आपने डाल देना है। यू विल राइट, कर लो आप इसको, खुद करो। 14th क्वेश्चन है, ए मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर hits a horizontal wall with a speed of 200 meter per second at an angle of 30 degree with the normal। ये एक हॉरिजेंटल वॉल बना लूंगा, ठीक है, मुझे बताना हमने ऐसे करा हुआ क्वेश्चन या नहीं। एक मॉलिक्यूल आता है और नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया, स्पीड उसकी दी हुई है, u इज 200 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज 30 डिग्री, लेकिन विद नॉर्मल है, इट इज एंगल विद द नॉर्मल एंड rebounds with the same speed, बड़ा आसान है, एंड rebounds with same speed, उसी स्पीड से चला जाता है। is momentum conserved in this collision, मोमेंटम तो हर एक कोलिजन में कंजर्व होता है, ठीक है, तो क्या ये कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, बोलो। अगर उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा तो उसी हाइट पे चला जाएगा जिस हाइट से आया, तो ऑब्वियसली वो कोलिजन इलास्टिक, ठीक है, कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है। अगर ये दिया होता कि उसकी स्पीड कम हो गई, इसका मतलब अब उसने उतनी हाइट, जैसे हमने रिबाउंडिंग किया भी था, तो अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उतनी हाइट पर नहीं जाएगा, और जब वो उतनी हाइट पे नहीं जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 नहीं आएगा। यहाँ जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस गया, इसलिए उसकी जरूरी नहीं ना कि हर एक मॉलिक्यूल में, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में कोलिजन इलास्टिक ही होते हैं, जनरली होते हैं वैसे, बट नॉट नेसेसरली। अच्छा, 13th क्वेश्चन है, a raindrop of radius 2 mm, radius of a raindrop is 2 millimeter, that is 2 into 10 raised power minus 3 meter, falls from a height of 500 meter, आधा किलोमीटर ऊपर से गिरा, falls from a height of 500 meter above the ground, it falls with a decreasing acceleration, acceleration कम हो रही है due to air resistance, until at half the original height, यहां से गिरा, मान लो ये 500 मीटर है, आधी हाइट तक पहुंचते पहुंचते until at half its original height it attains a maximum speed, तब इसकी जो v है वो मैक्सिमम हो जाती है, और वो मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम कभी वेरिएबल नहीं होता, और उसके बाद वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसी कांस्टेंट स्पीड से आता जाता है, नीचे आता रहता है। मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे गिरा, मॉलिक्यूल ने रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरी, ठीक है, धीरे 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 उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई थोड़ी देर बाद। क्यों कांस्टेंट हो गई? बिकॉज उसके मोशन को अपोजिशन मिल रही थी एयर रेजिस्टेंस से, तो जो वेलोसिटी बढ़ रही थी ना, उस वेलोसिटी को जब अपोजिशन मिलेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, राइट? सो आफ्टर सम टाइम इट विल बी इन ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट विल मूव विद कांस्टेंट। अब क्या है, जितनी नीचे की, जितना इसका वेट है मतलब mg, उतनी ही ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लग रही है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी और बॉडी मोशन में है, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, इट विल फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी नाउ, कांस्टेंट स्पीड। उस कांस्टेंट स्पीड को हम इसको फ्लूइड्स में भी पढ़ेंगे कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उस कांस्टेंट स्पीड को टर्मिनल स्पीड बोलते हैं, या उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, and moves with a uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and second half of the journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if the speed on reaching the... देखो, यहां से यहां जब पहुंचा तो ये दिया है कि उसकी स्पीड कितनी है, कहां गया क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकेंड। उसने ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट किया? 10 मीटर पर सेकेंड से हिट किया। इसका मतलब जब वो यहां पहुंचा होगा, यहां भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी,
क्योंकि ये टर्मिनल स्पीड है तो उसके बाद तो ये कांस्टेंट स्पीड से गया, राइट। अब हमें क्या क्या पता करना है, देखो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मुझे बताओ, ये h दिया हुआ है हमें 500 मीटर, यहां से यहां जब आया, ठीक है, तो इसकी स्पीड होनी कितनी चाहिए थी, पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां आने पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई, दैट विल बिकम इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है, यहां से मोशन में आ गया तो यहां उसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक। ये m और m कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, तो v इक्वल टू रूट जी एच। कितना है ये h, 250 मीटर, कितना है ये बोलो, 10 इंटू 250, क्योंकि टोटल 500 है ना, तो ये आपके पास आ गया 2500 का रूट 50, 2500 का रूट 50 हुआ। इसका मतलब जब ये यहां से यहां आया तो इसकी स्पीड 50 होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, इसका मतलब जो 40 मीटर पर सेकंड का डिक्रीज हुआ वो किसकी वजह से है, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से है। तो वर्क क्या होता है, देखो या ऐसे लिखेंगे, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, then velocity at the bottom is v square, v is equal to root 2 gh, डायरेक्ट लिखा दूं फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है, वो h/2 के लिए लिया था, मैं यहां से यहां कर रहा हूं। वेलोसिटी एट द बॉटम कितनी हो गई, 2 इंटू 10 इंटू 500, कितना हो गया, 10,000। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बॉटम पे, जरूरत नहीं है ये सॉल्व करने की। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू 10,000, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ, mg इंटू 500, ठीक है, मैं लिख दूंगा 5000 m, 5000 m भी है ना, और बोलो बोलो, नहीं v स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी में तो v स्क्वायर आएगा। 5000 मीटर, सॉरी 5000 m उसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5000 ही है। ये देखो 1/2 mv स्क्वायर किया इसलिए रूट कट गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 5000। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की m भी है साथ में, m तो दिया नहीं है ना, इनिशियल कितनी थी 5000, फाइनल कितनी है 5000। इसका मतलब पूरे जर्नी में एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो निगलेक्ट हो गया, यहाँ जो इंक्रीज हुआ था वो सेम ही रहा उसके बाद, इसलिए वो कैंसिल हो गया। लेकिन इस हाफ जर्नी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए यहां से यहां आने में, mgh/2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अगर आप यहां देखोगे काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां आने में, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 m इंटू ये v स्क्वायर लिख दो 2500, ये डिफरेंस है, ये 1250 m आएगा, और ये आप वैल्यू डालना ये उससे ज्यादा है, तो उनका जो डिफरेंस है दैट इज वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो भी वर्क हुआ ना वो इस पोर्शन में हुआ, ओवरऑल जर्नी में नहीं, ठीक है। mgh mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर के बराबर अगर है तो इसका मतलब नो वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, एयर, क्योंकि जितनी एनर्जी यहां थी उतनी एनर्जी यहां, देयर इज नो लॉस, बट इस पोर्शन में देयर इज लॉस। कितना लॉस है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है जी। मास की जरूरत नहीं है, ये रेडियस की जरूरत पड़ेगी आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक यूनिट मैंने आपको पहले बताया हुआ, यूनिट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं एनर्जी के। एक यूनिट यूज किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, वैसे क्वेश्चन में भी स्पेसिफाइड है, नहीं भी होगा तो आपको पता होना चाहिए। An electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment
the first with kinetic energy 10 keV, kinetic energy of electron is 10 keV, and second with 100 keV, kinetic energy of proton is 100 keV. Which is faster, the electron or the proton? Obtain the ratio of their speeds. Of course जब हम ratio of speed निकालेंगे तो तभी पता चल जाएगा which is faster. दोनों की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, दोनों का मास बराबर नहीं है. अगर दोनों का मास बराबर होता तो हम बोलते जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो फास्टर. अगर सिंपली कंक्लूजन निकालना है ना तो मैं लिखूंगा यहाँ 1/2 m into ve square, me लिखना पड़ेगा, is equal to 10 keV ही रहने देते हैं अभी, and 1/2 m into vp square, vp is equal to 100 keV. ठीक, तो ये ve square जो है this will be equal to 20 keV divided by me. तो ve इतना हो गया और vp कितना हो गया, रूट पहले ही डाल लेता हूं, 200 keV डिवाइडेड बाय mp. अगर तो सिंपली ये बताना है कि फास्टर कौन सा है, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गई. तो सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर ve इज मोर देन vp. लेकिन अगर रेशियो निकालनी है तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 into 10 raised power minus 27 kg. तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास डिवाइड कर दीजिए, यहाँ वैल्यू डालना, केवी में ही रहने दो, जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि कैंसिल हो जाएगा जब रेशियो फाइंड करनी है. एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी होगी ना अगर, फिर तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा ईवी को जोल में, क्योंकि ये एसआई में है तो ये भी एसआई में होना चाहिए. बट जब आपको रेशियो निकालनी है तो रहने दो के ईवी. जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू आके वो कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वाला तो कर लोगे. आपको फोर्स दी हुई है -i + 2j + 3k और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4k. कैसे? 4 मीटर अलोंग z एक्सिस लिखा है, तो f डॉट s निकालो, सीधा आएगा 12 जूल आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में i और j तो है नहीं, और k आएगा 4, k का कोफिशिएंट, तो डॉट प्रोडक्ट करना है. डॉट प्रोडक्ट तो i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से, j वाले को j से और k वाले को k से मल्टीप्लाई करते हैं. This was question number 12. Now we have question number 11. 11 sorry, ये 11 था. Now we have question number 10. रिवर्स चल रहा है. A body is moving unidirectionally, means along a straight line, under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to, पहले 9th करना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में दोनों ऐसे समझ लो. A body is initially at rest, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it, बेटा बॉडी की पावर का फॉर्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी. बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं ऐसे लिख सकता हूं P = m × a × v. ठीक है, पावर टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है? आई कैन से P = m × dv/dt इंटू v. v की जगह क्या लिखूं? dx/dt. So P is equal to m into, इससे तो कुछ नहीं बनने वाला. इससे जब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लिखते हैं a = v - u/t. एक्सेलरेशन कांस्टेंट दी हुई है, सो P = और ये u0 दिया हुआ है, mv² / t. The power
delivered to it at time t is proportional to v क्या हो गया, v हटाना पड़ेगा यहां से, v इक्वल्स टू x by t या s by t लिख दो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम सिंपली x माइनस एक्स जीरो बाई टी लिख सकते हैं, तो s स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया। अभी भी हमारे पास वेरिएबल कंप्लीट नहीं है। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट इन टाइम t इज, पावर इज related with time ma into, एक मिनट ऐसे नहीं, पावर इज वर्क अपॉन टाइम f into s by t, so f is m into v by t square into s, ऐसा कुछ है। पावर इज ऐसे लिखेंगे ना, f की जगह m into a, f m by t लिख दिया मैंने, ये m a की जगह लिखूंगा v माइनस u by t into s, u तो जीरो है, m by t स्क्वायर into v into s, तो और कॉम्प्लेक्स हो गया, देखना पड़ेगा इसको। आप देखो v इज s by t, तो वही आ गया दोबारा, m into s स्क्वायर बाय t क्यूब, इसको चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा भी, फिर तो दूसरा भी नहीं निकलने वाला। A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement, displacement time के साथ कैसे रिलेटेड है, ये तो इधर से ही हो गया ना। हाँ, पावर इज इक्वल टू एम ए इंटू वी, एम इंटू वी स्क्वायर ना, डिस्प्लेसमेंट बताना है। अभी ए को क्या लिखना है, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, so power will be equal to mv square by 2s into v, तो पावर आ गया mv क्यूब by 2s। अब यहां से v मिटा देना है। Body is moving unidirectional under the influence of constant power, its displacement in time t is proportional to, displacement time के साथ कैसे रिलेटेड है, v क्यूब क्या हुआ, ये नहीं हो रहे, इनको देखना ही पड़ेगा, एक बार मैं ट्राई करता हूं। वैसे a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power, power is force into velocity and it is given कि ये constant है, force is mass into acceleration, और हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है। दिस इज m इंटू dv बाई dt into v, so we write p dt is equal to mv dv, लिखेंगे ऐसा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ बताना ना, ये तो बन गया mv स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू pt, तो v स्क्वायर आ गया 2 pt बाय m, तो v तो ये निकल गया, ये तो आ गया बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, पावर एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम क्या होगा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम यहीं से निकलेगा ना, ये v आ गया आपके पास। नाउ राइट dx by dt is equal to root of 2 pt by m, पता चला ये, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू ये वाला v तो है ही है, ये dt इधर चला गया,
mvdv जब इंटीग्रेट किया तो mv²/2 और ये pt आ गया, ये v आ गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में निकालना है, तो v की जगह लिखा dx/dt। सो व्हाट इज dx देयरफॉर 2pt/m into dt। dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। ये p कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, सो 2p/m का रूट कांस्टेंट, और ये आता है t⁻1/2 dt की इंटीग्रेशन, क्योंकि dx की इंटीग्रेशन करेंगे तो ही तो x आएगा। तो अभी आपके पास x आ जाएगा √2p/m, t का पावर आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। कैसे? xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो क्या बोलेंगे, ये सब तो कांस्टेंट है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2। थोड़ा सा इसमें लेंथी कैलकुलेशंस है, ठीक है। सेम पैटर्न पे 9th वाला भी हो गया, ठीक है। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस है ना जो स्टार्टिंग में 6.1 6.2, इसमें सिंपली आपने ये देखना है कि टोटल एनर्जी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं सारे ग्राफ नहीं बनाऊंगा, जैसे पहले वाले ग्राफ में दिखाया हुआ टोटल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है। कौन से, जिस पर्टिकुलर रीजन में आपको दिख रहा है कि टोटल एनर्जी कम है काइनेटिक एनर्जी से या पोटेंशियल एनर्जी से, उस पर्टिकुलर रीजन में वो मोशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये 17 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे देखो। एक यहां से एक ऑब्जेक्ट आता है विच इज हैंगिंग फ्रॉम ए सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, और यहाँ फर्श पे एक दूसरा बॉल पड़ा हुआ है, इसका भी मास इतना है, ठीक है। ये इजी सिचुएशन है, यहां से आया और इसको टकराया। The bob A of the pendulum is released from 30 degree to the vertical, hits another bob B. How high does the bob A rise after the collision? Neglect the size of the bobs and assume the collision to be elastic. सोचो कितनी ऊपर जाएगा ये इसको हिट करने के बाद। दोनों बॉल्स का मास बराबर है, ठीक। जब दोनों बॉल्स का मास बराबर है और ये दिया है कि कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में जब मास बराबर होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। इसका मतलब यहां से यहां आते हुए इसने वेलोसिटी जितनी भी गेन करी होगी वो सारी इसको दे देगा और खुद ये रुक जाएगा, सो इट विल नॉट राइज टू एनी हाइट, ठीक है। इसलिए स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, अगर आपको याद होंगे तो। ऐसे वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, यहाँ कितनी वेलोसिटी है ये h हमें पता करना पड़ेगा, या गिवन होता है ये हमें, तो हम लिखते हैं mgh = 1/2 mv², उससे हमें वेलोसिटी मिलती। बट जो भी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ वो गेन करेगा, सिंस दोनों का मास बराबर है और ये रेस्ट पे है पहले वाला, तो जब बॉल दूसरा वाला रेस्ट पे है तो कोलिजन के बाद पहला वाला रेस्ट पे आ जाएगा, सिंपली दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ठीक है। इतना करो, कल